सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। मुंबई से पटना तक जांच हो रही है। पटना पुलिस मुंबई में मौजूद है। हर एंगल से जांच की जा रही है। जल्द रिया से भी पूछताछ हो सकती है। सच जानने के लिए पटना पुलिस सुशांत के बैंक खातों की भी जानकारी ले रही है। तो कल पटना पुलिस पहुंची थी मुंबई जांच के लिए और मुंबई पुलिस हालांकि पूरा सहयोग कर रही है। और अब खबर यह आ रही है कि रिया के खातों की जांच होगी, पूछताछ होगी। और इस बीच रिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कहा है कि पटना से केस को मुंबई ट्रांसफर किया जाए। परिवार ने सीधे सीधे रिया पर ही आरोप लगाया था, तो अभी तक जो जांच घूम रही थी बॉलीवुड और बॉलीवुड के खेमों के इर्द गिर्द, अब सीधे रिया चक्रवर्ती पर आकर टिक गई है। सुशांत सिंह राजपूत केस में पटना पुलिस ने जांच को तेजी से आगे बढ़ा है और मुंबई में सुशांत के बैंक खातों की जो जानकारी पटना पुलिस ने हासिल की है वो चौंकाने वाली है। रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और उसके वकील ने केस मुंबई ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पटना पुलिस की एक टीम अब मुंबई में है। आज तक को सुशांत की 3 कंपनियों की भी जानकारी मिली है, जिसमें से 2 कंपनियों में रिया और उसका परिवार भी निदेशक थे। रिया जो कभी सुशांत का प्यार थी, रिया जो कभी सुशांत के साथ लिव इन में रहती थी, रिया जो कभी सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, अब वही रिया खुद जांच के घेरे में है। अब रिया चक्रवर्ती पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार। रिया ने अपने वकील सुशील मान शिंदे के जरिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है कि उनके खिलाफ जो एफआईआर पटना में दर्ज की गई है उसे मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए। रिया चक्रवर्ती के वकील ने यह भी कहा है कि गवाह मुंबई में अपने बयान दर्ज करा रहे हैं। ऐसे में एक घटना की 2 जगह जांच नहीं चल सकती है। याचिका में कहा गया है कि रिया जांच में सहयोग करना चाहती है। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाते हुए ये कहा है कि पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि वहीं पर क्राइम सीन वहीं का था, सारी चीजें वहीं की हैं। और रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। उम्मीद की जा रही है शुक्रवार को इस मामले में विशेष उल्लेख के साथ इस पर सुनवाई हो सकती है। उधर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों का अब मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं रहा। उनके वकील ने भी मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल खड़े किए हैं। जब सामने खुलासा हो जाता है, जब पिता खुद आ गए हैं, पिता ने खुद एफआईआर दर्ज कर दी है और ये एक ही एफआईआर है, ये पहली एफआईआर है, अभी तक मुंबई ने कोई एफआईआर दर्ज भी नहीं की है। इसलिए अब मुंबई पुलिस का सिंपल रोल होगा कि जो अभी तक उन्होंने जांच की है वो सारे हैंडओवर कर दे पटना पुलिस को, और आगे जब भी पटना पुलिस को कोई सहयोग की जरूरत हो तो सहयोग प्रदान करें। मुंबई पुलिस अब तक इस मामले में करीब 38 फिल्मी हस्तियों से पूछताछ कर चुकी है, जिनमें यशराज फिल्म्स के चेयरमैन आदित्य चोपड़ा से लेकर महेश भट्ट तक शामिल हैं। बॉलीवुड में चर्चा है कि रिया चक्रवर्ती फिल्म जलेबी की शूटिंग के दौरान से प्रोड्यूसर डायरेक्टर महेश भट्ट के नजदीक रही हैं और उनसे अपने करियर को लेकर सलाह मशविरा करती रही हैं। हालांकि महेश भट्ट के करीबी डायरेक्टर विक्रम भट्ट से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने इन्हें पुरानी बातें कहकर खारिज कर दिया। पुरानी तस्वीर है वो, जलेबी की शूटिंग के टाइम की तस्वीर है वो। अब आप पुरानी तस्वीर को नया मतलब देंगे तो वो तो फिर सेंसेशनलिज्म है। मुझे तो लगता भी नहीं कि उस वक्त वो सुशांत के साथ इन्वॉल्व थी, जहाँ तक मेरा मानना है। तो अब एक पुरानी बात है। उन्होंने ये भी दावा किया कि महेश भट्ट ने कभी रिया को सुशांत से अलग होने के लिए नहीं कहा और न ही दोनों के रिश्तों को लेकर कभी कोई बात की। मैं महेश भट्ट साहब के बारे में ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुंबई पुलिस को जो स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो किसी भी तरह इन सारी रिया और उसके रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं थे और ना ही उन्होंने उसे ये एडवाइस दी कि वो अलग हो जाए। उधर 4 सदस्यों वाली पटना पुलिस ने मुंबई में जांच तेज कर दी है। बुधवार को सुशांत के उन बैंक खातों की जांच खंगाली गई जिनमें 15 करोड़ रुपए रिया के खातों में ट्रांसफर करने का आरोप
सुशांत के पिता के सिंह ने लगाया है। पुलिस ने सुशांत के कुछ खातों की बैंक से स्टेटमेंट निकलवाई है, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिया चक्रवर्ती पे हुई एफआईआर के मामले में बिहार पुलिस की 2 टीमें मुंबई में हैं। एक टीम ने आज मीतू सिंह, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन है, उनसे पूछताछ की, उनकी स्टेटमेंट दर्ज की, जबकि दूसरी टीम ने बैंक में जाकर सुशांत के अकाउंट के डिटेल्स हासिल किए। इसके अलावा कुछ और बैंक अकाउंट्स हैं जिनके डिटेल्स अभी हासिल करना बाकी है और उसकी प्रक्रिया भी बिहार पुलिस ने शुरू कर दी है। पटना के राजीव नगर में दर्ज एफआईआर में सुशांत के पिता ने यह भी आरोप लगाया था कि रिया ने दबाव डालकर सुशांत की कंपनियों में खुद को और अपने परिजनों को डायरेक्टर बनवाया और पैसे हड़पे। आज तक को सुशांत की ऐसी 3 कंपनियों की जानकारी मिली है। पहली कंपनी सुशांत ने अप्रैल 2018 में बनाई, जिसका पता गुरुग्राम का है। इसका नाम इनसाई वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड रखा। इसमें 3 निदेशक थे, वरुण माथुर, सौरभ मिश्रा और खुद सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत ने दूसरी कंपनी सितंबर 2019 में बनाई। इसका पता मुंबई के पास पनवेल का दिया गया है। इसका नाम विविड्रेज रियलिटी एक्स प्राइवेट लिमिटेड रखा गया। इसमें निदेशकों में रिया और उनके भाई शौविक का नाम है। सुशांत भी इस कंपनी में निदेशक थे। सुशांत सिंह राजपूत ने तीसरी कंपनी जनवरी 2020 में बनाई। इसका फ्रंट इंडिया फाउंडेशन फॉर वर्ल्ड रखा। इसमें भी निदेशक रिया के भाई शौविक और खुद सुशांत निदेशक थे। एफआईआर में रिया चक्रवर्ती पर धोखा देने और आर्थिक चोट पहुंचाने के गंभीर आरोप हैं। अब देखना है कि सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री आगे क्या मोड़ लेती है। दिव्येश सिंह के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। महाराष्ट्र सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की जांच सीबीआई से कराने से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन अब सबकी निगाहें नीतीश कुमार पर टिकी हैं। रिया के खिलाफ पटना में केस दर्ज हुआ है। ऐसे में क्या नीतीश कुमार सीबीआई जांच के आदेश दे सकते हैं? सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री की जांच। महाराष्ट्र का सीबीआई को देने से इनकार। फैंस और नेता चाहें सीबीआई खोले राज। सुशांत सिंह राजपूत केस में परिवार सहित उनके फैन और राजनीति से जुड़े लोग भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अब तक महाराष्ट्र सरकार जांच कर रही थी और इस वजह से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से उम्मीद थी कि वो सीबीआई जांच का ऐलान कर देंगे, लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई पुलिस के अफसरों से बातचीत के बाद सीबीआई जांच से इनकार कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उसको मुंबई पुलिस तहकीकात उसकी कर रही है और कोई भी हालत में सीबीआई को ये केस देने का कोई प्रश्न नहीं उपस्थित होता। उधर सुशांत के पिता और उनके परिवार के लोग साफ कह चुके हैं कि उन्हें मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। परिवार के लोगों का आरोप है कि मुंबई पुलिस बार बार बड़े प्रोडक्शन हाउस का नाम लेने का दबाव बना रही है। आपको तो लगता है कि मुंबई पुलिस जिस दिशा में जांच कर रही है वो सही दिशा है या काफ़ी लंबा खींच रही है? काफ़ी मामला को लंबे खींच के इधर से उधर हो रहा है। यही वजह है कि परिवार वालों के साथ साथ सियासत से जुड़े लोगों ने भी सीबीआई जांच की मांग उठाई है। राष्ट्रीय जनता दल पहली पार्टी है पॉलिटिकल जिसने सीबीआई जांच की मांग की थी और हम लोग सब लोग चाहते हैं कि न्याय मिले, उनके परिवार को न्याय मिले, जस्टिस मिले। इसके लिए फेयर इन्वेस्टिगेशन होना बेहद ज़रूरी है। मैं चाहता हूं कि ये मामला सीबीआई के पास जाए, सीबीआई इस पे एक थरो इन्वेस्टिगेशन करे और इसके लिए मैंने आग्रह माननीय मुख्यमंत्री बिहार, उनको भी मैंने बहुत समय पहले मैंने किया था कि वो इस केस में हस्तक्षेप करें। 43, 45, 46 दिन तक महाराष्ट्र सरकार को ये नहीं पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकल गए। अगर इतनी बातें छुपाई गई हैं तो छुपाने के पीछे किसको बचाया जा रहा है? महाराष्ट्र सरकार के सीबीआई जांच से इनकार के बाद अब निगाहें नीतीश कुमार पर टिकी हैं। एक ये भी वजह है पटना में एफआईआर दर्ज कराने की। अब देखना है कि क्या नीतीश कुमार सीबीआई जांच का आदेश दे सकते हैं। पटना में रोहित कुमार सिंह और सुजीत कुमार झा के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
और अब बात मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि मानसून के आने के बाद से उत्तर भारत सहमा हुआ है। बिहार हो, असम हो या कोई और राज्य हो, भीषण तबाही लगातार जारी है। लाखों की जिंदगियां प्रभावित हो रही हैं। अभी उन राज्यों से राहत वाली कोई खबर नहीं आई है जहां पर पहाड़ों पर लगातार बादल बरस रहे हैं और पहाड़ टूटते जा रहे हैं। उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर हालात गंभीर होते जा रहे हैं। मॉनसून जिस तरह संकट बनकर डटा है, वो अभी बड़ी तबाही की ओर इशारा कर रहा है। बिहार, असम, बंगाल समेत कई राज्यों की तस्वीरें डराने वाली हैं। पहाड़ों से आई हाहाकारी लहरों को देखकर तो कोई भी सिहर जाए। देखिए कैसे पिथौरागढ़ में पहाड़ दरकने लगे हैं। बारिश के बाद से हालात बिगड़ चले हैं। उन्हीं पहाड़ों से मलबा नीचे की ओर तबाही मचाता हुआ आ रहा है। ऐसे हालात तब पैदा हुए जब मूसलाधार बारिश हुई। मोरी गांव इलाके में कई रास्ते ध्वस्त हो गए, पुल तबाह हो गए। उफनती लहरों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हालात ये हो गए कि एसडीआरएफ को अस्थायी पुल बनाकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। मदद के लिए आई टीम ने 75 ग्रामीणों का रेस्क्यू किया। इसी पिथौरागढ़ के बंगापानी तहसील में भी डरावनी तस्वीर दिखी। पहाड़ों से तबाही मचाने वाली लहरें आबादी वाले इलाके में दौड़ी तो हाहाकार मच गया। खतरे का अंदाजा गोरी नदी के इस उफान से लगाया जा सकता है। इन बेकाबू लहरों ने 20 से ज्यादा मकानों को तबाह कर दिया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। त्रासदी के बाद रेस्क्यू टीम रस्सी के सहारे लोगों को बचाती नजर आई। जिले की काली नदी में एक महिला की जान बाल बाल बची। वो लहरों में फंसी थी, लेकिन एक साधु की सूझबूझ से उसे बचा लिया गया। सिर्फ पिथौरागढ़ ही नहीं, उत्तराखंड के गुप्त काशी में भी उफनती नदी का रौद्र रूप दिखा। भारी बारिश के बाद केदारनाथ मार्ग पर एक बाइक सवार की जान जोखिम में आ गई, लेकिन गनीमत रही कि स्थानीय लोगों ने उसकी जान बचा ली। काफी मशक्कत के बाद बाइक को भी लहरों से निकाल लिया गया। अब चमोली का हाल देखिए। लगातार हो रही बारिश के बाद पहाड़ बेदम होने लगे हैं। पीपलकोटी इलाके में बद्रीनाथ हाईवे पर जब पहाड़ों का मलबा गिरा तो हड़कंप मच गया। हाईवे पर आवाजाही ठप हो गई, गाड़ियां फंस गईं। बागेश्वर में इस कार की हालत देखिए। मौसम का मिजाज बिगड़ा, मूसलाधार बारिश हुई, फिर तो कपकोट इलाके का ये पुल भी नहीं टिक पाया, सड़क बह गई। उसी हादसे का शिकार हो गई ये कार। इसमें 3 लोग सवार थे, लेकिन किसी तरह कूदकर सभी ने जान बचाई। दरअसल इस इलाके में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है और अभी 3 दिनों का रेड अलर्ट भी है। पहाड़ों पर बेबसी की एक तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी दिखी। वहां एक बुजुर्ग मांझी नदी में अचानक आई बाढ़ के बीच फंस गया। जिस वक्त ये फ्लैश फ्लड आया, उस वक्त बुजुर्ग नदी में ही मौजूद था। उसे खतरे का एहसास भी नहीं था, लेकिन एक झटके में वो मुसीबत में घिर गया। गनीमत रही कि रेस्क्यू टीम ने उसे बचा लिया। हिमाचल प्रदेश के ऊना में तो सरकारी दफ्तरों और रिहायशी इलाकों में मूसलाधार बारिश का पानी घुस गया। एसपी ऑफिस में भरे पानी को पुलिस वाले निकालते नजर आए।
खाद्य आपूर्ति विभाग का कार्यालय भी जलमग्न हो गया। मछलियां तैरती दिखीं। शहर के ज्यादातर हिस्सों में ऐसा ही हाल दिखा। ऊना से संदीप कंडवाल, कांगड़ा से अशोक रैना, पिथौरागढ़ से राकेश पंत और बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ प्रवीण सेमवाल, गुप्तकाशी आज तक। और अब तस्वीरें आपको मध्य प्रदेश की भी दिखा देते हैं, जहां पर बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पर भारी बारिश कहर बरपा रही है। रायसेन के एक डायवर्जन पुल उफंती नदी में समा गया। आसपास के तमाम इलाकों में पानी भर गया। भोपाल को जाने वाला स्टेट हाईवे भी इसकी वजह से ठप हो गया है। रायसेन शहर के सिलवानी इलाके में पुरानी जर्जर पुलिया के करीब ये पानी का जो तेज बहाव आप देख रहे हैं, इसके नीचे एक पूरा का पूरा डायवर्जन पुल है जो टुकड़े टुकड़े होकर जल समाधि ले चुका है। असल में इस पुरानी पुलिया की जगह नया पुल बन रहा है। नया पुल बनने तक गाड़ियों के लिए ठीक इसी जगह पर एक डायवर्जन पुल बनाया गया था, जिसे बेगम नदी का उफनता पानी लील गया। इसके बाद सिलवानी के तमाम निचले इलाकों में पानी भर गया। हालात आपके सामने हैं। सिलवानी भोपाल मार्ग बंद हो गया और निचले इलाकों के घर जलमग्न हो गए। इनमें छोटे छोटे मासूम बच्चे भी पानी भरे घरों में कैद हो गए। लोग कुछ इस तरह बारिश का पानी घरों से निकालने को मजबूर हो गए। 1-1.5 घंटे से यहाँ फंसे हम लोग, और लापरवाही देखनी चाहिए पुल वालों की, जो कच्चा डायवर्सन बना के छोड़ दिया बरसात में। तो बहुत से लोग प्रभावित हैं इससे। पूरे मकानों में पानी भर चुका है। करीब कमर पानी भरा हुआ है। हम लोगों के पूरे नुकसान हो चुका है। हमारे मकानों के बर्तन वगैरह सब नदी में जा चुके हैं। अनाज भीग चुका है। बारिश और बाढ़ से डायवर्जन पुल टूटने से फिलहाल रायसेन भोपाल स्टेट हाईवे नंबर 44 बंद है। रायसेन से राजेश रजक, आज तक। अगले 1 महीने के लिए केंद्र सरकार ने कोरोना से संबंधित गाइडलाइंस जारी कर दी और इसके तहत 5 अगस्त से जिम और योग केंद्र खोलने की इजाजत दे दी गई है। बाकी नियम करीब जस के तस है। अनलॉक यानी लॉकडाउन में पाबंदियों की तीसरी किश्त से सबसे बड़ी राहत मिली है जिम मालिकों को। कई दिनों से जारी जंग के बाद केंद्र सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल के साथ जिम खोलने की इजाजत दे दी है। देखिए 1 अगस्त से शुरू हो रहे अनलॉक 3 में क्या क्या बड़े बदलाव हैं। अभी तक नाइट कर्फ्यू लागू था। 1 अगस्त से इसे खत्म कर दिया गया है। जिम खोलने पर पाबंदी थी। 5 अगस्त से शर्तों के साथ इजाजत दे दी गई है। योग केंद्र अभी तक बंद थे, ये भी 5 अगस्त से खुल सकेंगे। मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग पर सरकार का अभी भी जोर है। प्रधानमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि कोरोना से लड़ाई लंबी चलने वाली है। जब तक कोई प्रभावी दवा या वैक्सीन नहीं बनती, तब तक मास्क, 2 गज की दूरी, हैंड सैनिटाइजेशन की हमारा एकमात्र विकल्प है। एक प्रकार से एकमात्र हथियार है। अनलॉक 3 में बाकी सब कुछ पहले जैसा ही रहने वाला है। मसलन स्कूल कॉलेज 31 अगस्त तक बंद रखने का आदेश है। मेट्रो, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल अभी भी बंद ही रहेंगे। बार, ऑडिटोरियम, एंटरटेनमेंट पार्क जैसी भीड़ भाड़ वाली जगहें फिलहाल अभी बंद रहेंगी। राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भीड़ जुटाने की इजाजत नहीं है। इधर महाराष्ट्र सरकार ने भी रियायत देने का फैसला किया है। 5 अगस्त से महाराष्ट्र में मॉल खोलने और कुछ चुनिंदा आउटडोर खेलों की इजाजत दे दी है। आज तक ब्यूरो। और बात कर लेते हैं नई शिक्षा नीति की, जिसमें कई बड़े परिवर्तन किए गए हैं। करीब 2 लाख लोगों के सुझाव लेने के बाद ही नई नीति तैयार की गई है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने मुहर लगा दी है। आखिर 34 साल बाद बदल गया हिंदुस्तान में शिक्षा नीति का पैटर्न। पंचायत से लेकर जिला स्तर तक मंथन के बाद आखिरकार शिक्षा नीति पर बनी 2 कमेटियों की सिफारिश को मंजूरी मिल गई। करीब 2 लाख सुझाव के बाद नई शिक्षा नीति तैयार की गई है। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। अब 10+2 को अलग अलग फॉर्मेट में 5+3+3+4 के फॉर्मेट में बदल दिया गया है। अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल
और क्लास 1 और 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। फिर अगले 3 साल को क्लास 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था और इसलिए आज का ये जो परिवर्तन है और जो नई शिक्षा नीतियां है, मुझे विश्वास है कि पूरा समाज और सभी देशवासी इसका स्वागत करेंगे और दुनिया के शिक्षाविद भी इसको निश्चित रूप से सराहना करेंगे। इसके अलावा शिक्षा प्रणाली को लेकर कई तरह से परिवर्तन किए गए हैं। सभी इंस्टीट्यूट के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में भी ऑनलाइन कोर्स होंगे। 2030 तक हर जिले में या उसके पास कम से कम एक बड़ा मल्टी सब्जेक्ट हाई इंस्टीट्यूशन होगा। संस्थानों का पाठ्यक्रम ऐसा होगा कि सार्वजनिक संस्थानों के विकास पर उसमें जोर दिया जाए। संस्थानों के पास ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का विकल्प होगा। मुझे भरोसा है कि जो ये हमारी शिक्षा नीति है, ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार, प्रौद्योगिकी से युक्त, संस्कार क्षम, मूल्य परक, हर क्षेत्र में हर परिस्थिति का मुकाबला करने वाली, पूरी दुनिया के लिए भारत में ज्ञान की महाशक्ति के रूप में उभर करके आएगी। 34 साल पहले यानी 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी। करीब 3 दशक से इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। इसकी समीक्षा के लिए 1990 और 1993 में कमेटियां भी बनाई गई थीं, जिसमें बदलाव को लेकर कई सालों से सवाल खड़े हो रहे थे, जिस पर अब मंजूरी लग गई है। आज तक ब्यूरो।